हम नेक्स्ट लेक्चर। तो the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। ठीक है, जो फूड है, ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, सेमी डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुआ है, अब वो किसके अंदर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडाइनम रीजन में। कौन सा रीजन में? डियोडाइनम रीजन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डियोडाइनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडाइनम रीजन में फूड जा रहा है किससे पास होकर? स्पिंचर मसल से। ठीक है, तो स्पिंचर मसल रेगुलेट करती है फूड के एंट्री को, पैसेज को वहां से। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके बाद फूड कहां चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो फूड के जब हम बात करेंगे स्टमक के अंदर क्या था? एचसीएल था, एसिड था। ठीक है, तो वहां का एनवायरमेंट कैसा था? एसिडिक। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए कैसा एनवायरमेंट चाहिए? अल्कलाइन चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज नाउ एंटर्स द स्मॉल हाँ, फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which is fitted into a compact space because of extensive coiling। बात करें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जो कि छोटे से स्पेस में, ठीक है, फिट है। इसके थ्रू एक्सटेंसिव कॉइलिंग मतलब बहुत ज्यादा क्वाइल होकर रहती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वजह से क्या कहते हैं? छोटे से स्पेस के अंदर वो आ जा रही है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एंगल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ठीक है, जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफर करती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे, उनके फूड के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। ठीक है, हार्बीवोर्स जैसे काउज वगैरह हो गए, तो उनके लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है। ठीक है, ताकि क्या कहते हैं वहां पर सेलुलोज इजीली डाइजेस्ट हो जाए। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या साइट है? कौन सी? कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन क्वेश्चन आ जाता है साइड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, एमसीक्यू में तो याद होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन जहां पर किस किस का हो जाएगा? सारे जितने भी कॉम्पोनेंट फूड के हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो अब इसके बाद कहते हैं इट रिसीव्स द सेक्रेशंस ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। तो बात करें इसके अंदर किस किस सेक्रेशंस आती हैं? लीवर की भी और पैंक्रियास दोनों की आती है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। जो फूड स्टमक से आ रहा है वो कैसा है? एसिडिक। acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act। अब pancreatic enzymes उस पर एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको कैसा एनवायरमेंट चाहिए? जैसे हम बात करते थे पेप्सिन को एक्ट करने के लिए कैसा एनवायरमेंट चाहिए था? एसिडिक। वैसे जो भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, जो भी पैंक्रियास एंजाइम्स आ रहे हैं, उनको एक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो बात करते हैं बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस जो आ रहा है कहां से आ रहा है? देखो साइड भी बता रखी है, बाइल जूस लीवर से आ रहा है और एक किस में हेल्प करता है? एक तो अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे क्या कहता है? फैट्स पे भी एक्ट कर रहे हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। ठीक है, फैट्स का डाइजेशन हुआ नहीं था तो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है which makes it difficult for the enzyme to act on them। ठीक है, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में फैट्स प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर क्या कहते हैं? एंजाइम्स जल्दी एक्ट नहीं कर पाते, तो उसको ब्रेक डाउन कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स कहते हैं ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन, एंजाइम उस पे एफिशिएंटली एक्ट कर पाते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमेंसिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। ठीक है, जब चैप्टर 4 करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप्स वैसे ही सेम क्या आते हैं यहाँ पर? फैट्स के साथ होता है। आगे बात करते हैं पैंक्रियास सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियास की बात करते हैं, पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। अब उसमें क्या क्या होता है? उसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेशन कर रहा है? प्रोटीन्स का। लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। जो भी इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कौन एक्ट करता है? लाइपेज। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। जो वॉल्स है किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। ठीक है, उनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट दी प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब जो हम बात करें किसके एंजाइम्स? स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं उनके पास जो क्या कहते हैं एंजाइम्स है, वो क्या कहते हैं? प्रोटीन्स को फाइनली अमीनो एसिड्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। कंप्लीट साइड ऑफ डाइजेशन है। अब यहाँ किस किस की सेक्रेशंस आ रही हैं पहले वो देख लीजिए। एक आ रही है लीवर की,
नेक्स्ट हम पैंक्रियास की पढ़ ले रहे हैं, और एक इसकी खुद की है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं इसके पास, या तो हम बोल सकते हैं उसकी जो सिक्रीशंस होती है उसको हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ किसकी सिक्रीशंस है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। तो जो लीवर है वहां से बाइल जूस आ रहा है, लीवर से बाइल जूस, ठीक है, जिसके अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है, तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर बात करते हैं पैंक्रियास, तो पैंक्रियास के पास होता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, इसकी जो सिक्रीशंस आती है उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में वो बात करते हैं, तो एंजाइम्स इसमें दो ही बताए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो दो ही याद रखना, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये किसके लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, फॉर प्रोटीन डाइजेशन। एक यहाँ लाइपेज बताया है, ठीक है, लाइपेज, ठीक है, तो लाइपेज किस पे एक्ट करता है, लाइपेज है हमारा इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है, इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, तो फैट को ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल में। अब बात करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो हमें बाइल में एक और लिखना था कि मीडियम को अल्कलाइन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, मेक इंटेस्टाइनल मीडियम अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, ताकि इस पे पैंक्रियाटिक जूस एक्ट कर सके इजिली, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसलिए क्या कहते हैं मीडियम को अल्कलाइन भी करते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ गया, देख लीजिए एक बार। तो बाइल जूस का क्या काम था, ठीक है, एक तो क्या कहते हैं अल्कलाइन करते हैं मीडियम को, और दूसरा क्या कहते हैं फैट्स पे एक्ट करते हैं, और फैट पे एक्ट करते हैं मतलब फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं और उनपे क्या करते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये काम भी बाइल सॉल्ट्स करते हैं, ठीक है, याद रखना। पैंक्रियास की बात करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस होता है जिसके अंदर एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए लाइपेज होता है इमल्सिफाइड फैट्स पैक करने के लिए। अब बात करते हैं जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और एंजाइम्स क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं फूड को उनको, ठीक है, उनको फाइनल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, फाइनल कन्वर्जन में। जिसकी बात करेंगे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, ये मैं लिख नहीं रही हूँ तो इसलिए बता दे रही हूँ, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है, लिख दो। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ग्लूकोज सारे फंक्शन किसके हैं, हमारे जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर।
डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा जब, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन है उसको क्या कर लेंगे, टेकअप कर लेंगी। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर बहुत सारी कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई का फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, किस लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई के पास कहते हैं बहुत ज्यादा सप्लाई होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की, which take the observed food to each and every cell of the body, ठीक है, which is utilized for obtaining energy, जिसका यूटिलाइजेशन होता है बाद में एनर्जी के लिए, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज के लिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज के लिए, इन सब कामों के लिए यूज कर लिया जाता है। तो क्या हमने देखा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, चलो बना लेते हैं यहाँ पर छोटी सी, देख लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब जो इनर वॉल से देखिए हम क्या बोला है, बोला है वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को। तो इनर वॉल, जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। विलाई के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा सप्लाई होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की, जो क्या कहते हैं, ऑब्जर्व फूड को क्या कहते हैं, ले लेते हैं और हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये विलाई है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको बहुत सारी क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये को ये बहुत सारी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को हम बोल रहे हैं विलाई, ठीक है। इधर भी होंगे ऐसे ही, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए छोटा सा हिस्सा हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, तो देखिए एक साइड को दिखा रहे हैं, तो ये देखिए विलाई है, इसके पास बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ये ब्लड वेसल्स आ रखे हैं इसके पास, ठीक है। तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखिए यहाँ जो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक। तो क्या करेगा, विलाई के पास क्या है, ब्लड वेसल्स भी हैं। तो इनर लाइनिंग क्या है हमारी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास क्या है, नेटवर्क ऑफ विलाई है। विलाई के पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। अब ये कहते हैं इजिली ऑब्जर्व कर लेंगे किसको, फूड पार्टिकल्स को। तो फूड पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे। अब यहाँ से किस में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में, किस में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में। और जैसे ये ब्लड वेसल्स में जाएंगे, तो ब्लड वेसल क्या करेंगे, ब्लड वेसल तो पूरी बॉडी में आपके सप्लाई हो रखी है ना, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास पहुंच जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास ब्लड वेसल पहुंचा देगी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करिए। अगर मैं यहाँ पर देखूं, सपोज अगर विलाई ना होती, तब हम सरफेस एरिया की बात करते, तो सरफेस एरिया कितना है, ये एरिया है इतना सा, और ये सरफेस एरिया है ना। अब मैं बात करती हूँ, अगर विलाई है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक विलाई, ऐसे विलाई थोड़ी सी बना ली हमने। तब सरफेस एरिया की बात करेंगे, सरफेस एरिया ये भी है, ये भी सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ सरफेस एरिया क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ जा रहा है ऑब्जर्प्शन के लिए, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑब्जर्प्शन पे विलाई क्या करते हैं, बढ़ा देती है। आई थिंक आपको पॉइंट पता लग गया होगा क्या बता रही हूँ मैं। ओके, हाँ जी। तो विलाई के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ऑब्जर्व फूड मटेरियल को ले लेती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एवरी सेल ऑफ द बॉडी के पास उसको पहुंचा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया इसको, इरेज कर देंगे इसको, चलो छोड़ पर रहने दो। द अनऑब्जर्व फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो भी अनऑब्जर्व फूड मटेरियल है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वेट्स वॉल ऑब्जर्व मोर वाटर, जहां पर इनकी जो वॉल्स होंगी किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, वो और ज्यादा पानी को ऑब्जर्व कर लेंगी इस मटेरियल से। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस, ठीक है। एनएस के थ्रू बाद में बॉडी से इजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इजेस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज, इसका जो एग्जिट है वेस्ट मटेरियल का बॉडी से, ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब हो गया, डायग्राम मैंने आई थिंक बता दिया था आपको, ठीक है।
तो हम डेंटल कैरियर्स की बात करते हैं, मतलब हम टूथ डिके की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, डेंटल कैरियर्स और टूथ डिके causes gradual softening of enamel and dentine, ठीक है। तो जो आपकी इनेमल लेयर है और जो डेंटाइन लेयर है वो सॉफ्ट होने लग जाएंगी। इट बिगिंस कब स्टार्ट होता है, जब व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइज द इनेमल, ठीक है। तो बात करें यहाँ जो बैक्टीरिया होंगे, जो भी शुगर होगी, ठीक है, उस पर जब एक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका टीथ है, एक मिनट, अच्छा नहीं बना, ओके, क्या बनाते हैं, ठीक है। ये आपका टीथ है, ठीक है। अब इसके ऊपर सपोज कुछ शुगर मटेरियल पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ शुगर मटेरियल पड़ा है थोड़ा बहुत। अब इसके ऊपर बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड। और ये एसिड क्या करेगा, ये जो इनेमल लेयर है इसको डीमिनरलाइज करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्ट करने लगेगा, ठीक है। इसी के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, डेंटाइन, ठीक है। यहाँ पर एक और लेयर है मेरे पास, डेंटाइन। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इसके नीचे ब्लड वेसल्स वगैरह मान लो ऐसे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डेंटल कैरियर्स और टूथ डिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। तो इसकी जब टूथ डिके होता है तो क्या होती है, जो आपकी इनेमल और डेंटाइन लेयर सॉफ्ट होने लग जाती है, ठीक है, खराब होने लग जाती है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड। स्टार्ट का होता है जब बैक्टीरिया कहते हैं शुगर पे एक्ट कर रहे होते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो डीमिनरलाइज कर देता है इनेमल को। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल masses of bacterial cells together with food particles sticks to the teeth to form dental plaque, ठीक है। अब कहते हैं बैक्टीरिया के जो मास वगैरह है, मतलब बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, टीथ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, स्टिक हो जाएगा फूड के साथ, ठीक है। और यहाँ एक प्लेक बना देगा, ठीक है ना, येलो कलर की या येलोइश या है ना, पेल येलो कलर की कवरिंग बना देगा। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अब ये हमारे माउथ में सलाइवा है, वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है ना, तो डीमिनरलाइज कर पाए एसिड को। तो यहाँ पर जब सलाइवा है वो उसको डीमिनरलाइज नहीं, मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा एसिड को, ठीक है। तो सलाइवा हमारा क्या कहता है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया होता है एसिड को, क्योंकि प्लेक क्या कहते हैं, कवर कर लेता है टीथ को। देखिए ना, यहाँ पर अगर बात करें, सलाइवा आ भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेक की कवरिंग है, और यहाँ पर हमारा टीथ वगैरह है, ठीक है, टीथ की लेयर वगैरह है, तो उसके ऊपर प्लेक की कवरिंग है। तो सलाइवा क्या कहते हैं, एसिड को डीमिनरलाइज नहीं कर पा रहा, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एसिड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लेक है, यहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है, फूड मटेरियल है, और टीथ की कवरिंग नीचे है, उसके ऊपर ही क्या कहते हैं, हमारा बैक्टीरिया लगा हुआ है, प्लेक की कवरिंग हो रखी है। तो सलाइवा तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पा रहा, यहाँ पर एसिड जो लगातार क्या कहते हैं, आपके जो टीथ है उसको क्या करेगा, डीमिनरलाइज करता रहेगा। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं, ईटिंग के बाद ब्रश करते हैं तो प्लेक हट जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प। अगर ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, पल्प में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। चलो इसको हटा दो। देखिए क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो मैं करा दूंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है वे डू प्लांट्स की हर एक रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, हमने पढ़ा था ना कि सनलाइट कहाँ से ले रहे हैं, क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है, वाटर कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें। एसिड का क्या रोल है, मैंने लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन कर रखी है, तो विलाई बताया था, विलाई नेटवर्क ऑफ विलाई है, ठीक है, और विलाई के पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल की कांस्टेंट सप्लाई है, जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली क्या होते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं फूड। अगर मैं पूछूं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन और साइट ऑफ कंप्लीट ऑब्जर्प्शन क्या है, तो वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका भी अगर स्पेसिफिक रीजन पूछा जाए तो डियोडाइनल रीजन में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ऑब्जर्प्शन भी।
तो हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं टेक एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपने लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, और इसमें क्या कहते हैं एयर को ब्लो कर देना है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की, ठीक है। तो कितनी देर में लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो थोड़ी ही टाइम बाद क्या हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जैसे आप इसमें एयर ब्लो करेंगे, ठीक है। ये आपने क्या किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया है, उसके अंदर आपने एयर ब्लो कर दी, उसके बाद आप देखेंगे थोड़े टाइम के अंदर ही क्या होता है, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा गया था। उसके आगे यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब आपने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। उसके अंदर सिरिंज से क्या करना है, आपने लाइम वाटर को पास करना है, ठीक है। तो ये सिरिंज है, इससे आपने लाइम वाटर पास कर दिया। तो क्या होगा, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस वाटर टू टर्न मिल्की। देखिए जब आप एयर के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, पिचकारी या सिरिंज के थ्रू पास कर रहे हैं एयर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइम वाटर को मिल्की होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो एयर आ रही है, ठीक है, लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगी तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। यहाँ पर जो, जब आप खुद से एयर ब्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो डायरेक्टली आपके लंग्स से आ रही है, ठीक है, फ्रॉम लंग्स आ रही है। और लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ जो अपने सिरिंज से है, एयर है, एयर से आ रही है। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रही है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइम लगेगा उसको मिल्की होने में, ठीक है। एक्टिविटी 5.5 है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस, ठीक है। अपने फ्रूट जूस लेना है, शुगर सोल्यूशन लेना है, उसमें ईस्ट ऐड कर देनी है, इसको टेस्ट ट्यूब में रखना है, फिटेड विद वन होल कॉर्क, ठीक है। ओके, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर फ्रूट जूस है, हाँ। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर फ्रूट जूस है, ठीक है। इतना गंदा है ये, हाँ जी। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर फ्रूट जूस लिया आपने, ठीक है। तो बोल रहे हैं ऐड सम ईस्ट टू दिस, इसमें आपने ईस्ट ऐड कर देनी है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपने ईस्ट डाल दी इसमें, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिटेड विद वन होल कॉर्क। अब इसमें एक कॉर्क लगा देना है, ठीक है। ये हमने कॉर्क लगा दिया, वन होल, यहाँ पे एक सिंगल होल है छोटा सा, अच्छा ये होल है, ठीक है। इसको मैंने डार्क कर दिया, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है। अब यहाँ आपने ग्लास ट्यूब लगानी है, बेंट ग्लास ट्यूब, ठीक है, जिसका ये वाला एंड है, ओपन एंड है यहाँ से, और इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या कर देना है, डिप कर देना है। इसमें क्या है, लाइम वाटर है, इसके अंदर है लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर। तो क्या बोल रहे हैं, What change you observe in the lime water? How long does it take for the change to occur? ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप क्या चेंजेस देखेंगे और कितना टाइम लगा इन चेंजेस को आने में, तो ये सब चीजें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, लाइम वाटर तो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब ये एक्टिविटी आप करेंगे, एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, तो क्या था, देखिए आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपने डालना है फ्रूट जूस, ठीक है, या शुगर सोल्यूशन, उसके अंदर ईस्ट डाल देनी है आपने। तो यहाँ एक कॉर्क लगाना है, कॉर्क के अंदर होल आना चाहिए, तो ये जो होल है यहाँ पे बेंड ग्लास ट्यूब लगानी है, और उसका जो एक एंड है वो क्या कहते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब में होगा, जिसके अंदर क्या कहते हैं, लाइम वाटर है। तो आप देखेंगे लाइम वाटर तो मिल्की हो जाएगा, ठीक है, लाइम वाटर मिल्की होगा, यहाँ से थोड़े थोड़े बबल्स भी आपको दिखेंगे, और ये बबल्स यहाँ ट्रेवल करके जाएंगे, तो ये लाइम वाटर इसमें मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हुई है प्रेजेंट। और क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन के बारे में, और जब इसको आप हटाएंगे ना कॉर्क को, उसके इसको स्मेल करेंगे सोल्यूशन को, ये वाला जो आपका सोल्यूशन था पिंक वाला, ठीक है, इसको जब स्मेल करेंगे तो इसमें से अल्कोहल की स्मेल आएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ फर्मेंटेशन हुई है, मतलब ईस्ट कौन सा फर्मेंटेशन कर रहा है, ईस्ट क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन, ठीक है।
तो प्रीवियस अभी हम पढ़ के आ रहे हैं किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी फूड मटेरियल आप ले रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। जो भी आप फूड मटेरियल ले रहे हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, उसका यूज हो रहा है किस लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प हो रहा है इस न्यूट्रिशन का। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, अब ये जो भी आपने फूड मटेरियल लिया है, ठीक है ना, इसके ब्रेक डाउन, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसके उसके ब्रेक डाउन के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन के यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये याद रखना। ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। सम यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज करते हैं ब्रेक डाउन किसके लिए, ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेक डाउन के लिए, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ दूसरे पाथवेज यूज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो भी केस हो, चाहे ऑक्सीजन का यूज हो रहा हो चाहे ना यूज हो, सब में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रेक डाउन किसका, ग्लूकोज का। फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6, अभी आप पढ़ के भी आए थे फोटोसिंथेसिस में उसका फॉर्मूला, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो किसमें जुड़ रहा है, पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट क्या, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे, ठीक है ना। क्यों 2 बन रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 6 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है, तो कार्बन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ कितने बनेंगे, 2 कार्बन बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। सेल आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में होगी। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या कहते हैं, पायरुवेट का कन्वर्जन किसमें हो सकता है, अभी हम पढ़ के आए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, दूसरा हम पढ़ सकते हैं कि किसमें हो सकता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो है ये कहाँ पर होती है, ये वाली प्रोसेस जिसमें इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट, ये कहाँ पर होती है, ईस्ट में, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड अनेरोबिक। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस होती है तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, तो जब क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में होते हैं, इसको एनारोबिक बोल रहे हैं। आगे बढ़िए, तो आगे बोल रहे हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन किसका, पायरुवेट का, यूजिंग ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन में यूज करके ब्रेक डाउन होगा तो, ठीक है, तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल की, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको, अच्छा यहाँ 4 दिए ना, वहां से बढ़ेंगे। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ जितना हमने बताया अभी आपको। तो बात कर रहे थे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ठीक है, कुछ लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। पहला ब्रेकडाउन तो चाहे ऑक्सीजन का यूज कर रही हूँ चाहे ना यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन जो हमारा ग्लूकोज है वो किसमें टूटेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, पायरुवेट में, और ये साइटोप्लाज्म में होती है प्रोसेस। उसके बाद जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है वो उसका पायरुवेट का होता है। जब क्या कहते हैं, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो ये इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन प्रोडक्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन, तो ये 3 कार्बन हो गया, पायरुवेट टूटा, 2 कार्बन इथेनॉल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं आगे, और इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट में हो रही है। जब ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन का यूज करके, और ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल आपका पायरुवेट है वो ब्रेकडाउन होगा, पूरा उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं, एनर्जी का रिलीज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक, ठीक है। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे मसल सेल्स में, तो एक और पाथवे होता है ब्रेकडाउन का, किसका, पायरुवेट का। तो पायरुवेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड एंड विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो पायरुवेट ब्रेकडाउन तो होगा पायरुवेट का, लेकिन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और कुछ एनर्जी निकलेगी। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है हमारे मसल्स में तो क्या होता है,
क्रैम्प्स आ जाते हैं। जैसे अचानक से आपने दौड़ लगा ली, ठीक है, रेस लगा ली, तो क्या होगा, आप कभी नहीं दौड़ते हैं, अचानक से आप दौड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पैर में बहुत दर्द होगा बहुत थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, क्रैम्प हो जाते हैं। बाद में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अचानक से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन रहती नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए चार्ट बता देते हैं आपको। तो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो पहले इसका ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, तो हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, क्या बना, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। आगे बात करते हैं, 3 डिफरेंट पाथवे हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम ईस्ट में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने हो गए 3 कार्बन, 3 कार्बन से 3 कार्बन वाला बन गया हमारा, और साथ में करने के लिए कुछ एनर्जी। उसके बाद कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, अचानक से सडन रिक्वायरमेंट आ गई एनर्जी की, ठीक है, ये ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की उतनी जब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और ऑक्सीजन उतनी हो ना, तो उस टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में एक और दूसरा पाथवे फॉलो करती है हमारी बॉडी, ये हमारे मसल सेल्स में होता है। तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन तो होता है, लेकिन किसमें होता है, लैक्टिक एसिड में, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाती है। तो पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रियम होता है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक हो गया। द एनर्जी यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल, जो भी एनर्जी अब रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको उससे क्या बना देते हैं, उससे एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी, ठीक है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है हमारे सेल के अंदर, उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है कहाँ से मिलती है, हम एटीपी से लेते हैं फिर, ठीक है। यहाँ क्या बताया गया है, आगे बढ़ लेते हैं पहले। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रेकन डाउन, तो कैसे लेते हैं, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जितनी भी हमारी बॉडी में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी कौन पूरी करता है, एटीपी, ठीक है। क्या बताया यहाँ पर, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ भी हमने पढ़ा एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी, ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है, जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, जिसको जो क्या कहते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको फ्यूल करता है, उन सबको एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जब एटीपी बन गया, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, उससे बना एटीपी, ठीक है। अब किसी काम के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एटीपी का क्या होगा, ब्रेकडाउन, और वापस क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी फिक्स अमाउंट में, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके लिए सारी कहाँ से एनर्जी आती है, एटीपी से। अब एटीपी के बारे में एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस, जितनी भी सेलुलर प्रोसेस है ज्यादातर उनके लिए एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट करता है हमारा एटीपी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, उससे क्या मिल जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल। अब एटीपी बन कैसे रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो एडीपी है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है, दोनों की लिंकेज हो जाएगी और हमारा बन जाएगा एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इनको लिंक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई, और ये एनर्जी कहाँ से आई, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकली उसने क्या कहते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के एटीपी बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूजेस दिस एटीपी टू डिराइव रिएक्शंस, ठीक है। फिर जितनी भी क्या कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है हमारे सेल के अंदर, वो इस एटीपी को यूज करते हैं ताकि रिएक्शंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया सके। तो व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है एक एटीपी के डिसोल्यूशन से। अब डिसोल्यूशन कैसे होता है, यहाँ बोल रहे हैं जो एडीपी, ये एडीपी है, इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जब इनका लिंकेज टूटता है, ठीक है, तो क्या निकलती है, वापस क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है इस टाइम पे। थिंक ऑफ हाउ बैटरी कैन प्रोवाइड, ये सब कुछ नहीं है।
यहाँ बात करते हैं सिमिलरली जो एटीपी है वो क्या कहते हैं कैन बी यूज इन सेल्स फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। किसकी यूज होती है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व्स इंपल्सेस के लिए और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज के लिए भी एटीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेटरी जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे हैं, ठीक है, किस पे डिपेंड करेंगे, एरोबिक है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेंगे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा हमें मिलती रहे। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो प्लांट्स की बात करते हैं, वहां पर गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। ठीक है, तो वहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, एक सेल है, दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, यहाँ पर फिर ऐसे सेल है कुछ, ठीक है, तो इससे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। किस लिए होती हैं, ताकि यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं सबके पास इजीली डिफ्यूज कर सकें। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो सके। ठीक है, तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। तो हर सेल क्या है, एयर के कांटेक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके थ्रू होते हैं, किसके थ्रू एक्सचेंज होते हैं, इनका डिफ्यूजन के थ्रू। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम आउट इनटू द एयर। ठीक है, ओके, तो क्या बोल रहे हैं, दे कैन गो इनटू सेल्स। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी क्या है ऑक्सीजन, इस सेल्स के अंदर जा सकती है, सेल से बाहर जा सकती है और एयर में भी जा सकती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन की, ठीक है, वो किससे डिपेंड कर रही है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। रिक्वायरमेंट है सेल को कि नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब बात करते हैं एट द नाइट। नाइट के टाइम पे कहता है नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। तो वहां पर क्या होता है, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की कोई खास जरूरत है नहीं, तो जो एट द नाइट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता रहता है। ठीक है, अब डे की बात करते हैं, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर दी फोटोसिंथेसिस। जो दिन के टाइम पे बात करते हैं, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में रात को रेस्पिरेशन हुआ होगा, उसमें जो CO2 जनरेट होती है उसको यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। तो डे टाइम पे क्या होता है, CO2 रिलीज नहीं होता बाहर। ठीक है, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज। तो डे टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहता है, क्योंकि डे टाइम पे ज्यादातर कौन सी एक्टिविटी होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेजर इवेंट एट दिस टाइम। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। एनिमल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, किसके लिए, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ताकि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ले सके, एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ और फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसको एलिमिनेट कर सके अपनी बॉडी से। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। पर जो वाटर के अंदर रहते हैं एनिमल, उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं पाती है। देखो देखो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, बात करें एयर में हमारे पास कहते हैं 21% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अबाउट 21% ऑक्सीजन है। तो जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो इजीली क्या कहते हैं, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले सकते हैं। आप बात करते हैं जो वाटर में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन अबाउट 1% ही डिजॉल्व ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी, सिर्फ 1% है। तो वहां पर क्या कहते हैं, उनको कांस्टेंट या रैपिड ब्रीदिंग करना पड़ता है, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ता है, रैपिड ब्रीदिंग करनी पड़ती है ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके। ठीक है, तो उनका जो क्या कहते हैं ब्रीदिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को तो इजीली मिल जाती है, लेकिन क्या कहते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको कहते हैं कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। वो भी क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वहां से लेनी है। जो वाटर में है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है। ठीक है, अब यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। ऑब्जर्व फिश इन एक्वेरियम। फिश को देखिए, ठीक है, ऑब्जर्व करना, किसी दिन जाना एक्वेरियम में। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ and gill slits behind their eyes, or the upper column which covers the gill slits behind their eyes also open and close। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं देखो। Are the timings of the opening and closing of mouth and gill slits coordinated in some manner। तो क्या है, आप एक एक्वेरियम देखना, जाके कभी ऑब्जर्व करना, आपके पास हो घर में तो वही देखना। तो क्या है, वहाँ फिश जो होगी उसके अंदर दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, तो अपना माउथ ओपन और क्लोज करेंगे, साथ साथ गिल स्लिट्स को भी।
ठीक है। बिहाइंड द आइस, टू ग्लेशियर प्रेजेंट कहाँ है, आइस के बिहाइंड, ठीक है ना, एक फिश है, ठीक है। यहाँ उसके आई है, यहाँ कहीं क्या उसके प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बार बार अपना माउथ ओपन और क्लोज कर रही है, तो आपने क्या देखना है, क्या क्या कहते हैं, जैसे जैसे अपना माउथ ओपन और क्लोज करिए वैसे वैसे क्या उसका क्या कहते हैं, ग्लेशियर ओपन और क्लोज है, ठीक है। ये आपने देखना है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस माउथ, आपने ये भी देखना है कितनी बार फिश अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है। कंपेयर दिस नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ, ठीक है। तो हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं इसे कंपेयर करना है। तो अगर 1 मिनट में बात करेंगे तो अबाउट 100 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, पर मिनट फिश अपना माउथ ओपन और क्लोज करती है इतना ज्यादा। अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो ऑन एन एवरेज 14 to 20 मिनट्स, ठीक है, 20 टाइम्स पर मिनट ह्यूमन ब्रीथ करते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, उसको 100 टाइम्स, है ना, ओपन और क्लोज करना पड़ रहा है। अब ऐसे क्यों करती है, बार बार ओपन और क्लोज क्यों करिए, अगर मैं फिश की बात करूं, ठीक है। हाँ जी, तो फिश की बात करते हैं। फिश रेगुलरली वाटर ले रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो इनके गिल सील्स होते हैं, अपर फिलम में इसके नीचे इनके गिल सील्स प्रेजेंट होते हैं। तो गिल सील्स के पास कहती है बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होंगे। अब यहाँ ब्लड वेसल्स है, अब जैसे ये पानी लेती है, ठीक है, तो यहाँ से पानी जैसे फिश अंदर लेती है, अरे ये क्या हो गया, हाँ जी, जैसे फिश अंदर पानी ली, ये पास होगा गिल सील्स से बहुत फोर्सफुली, तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो जो फिश की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या ले लेंगी, जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होगी उसको ले लेगी, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेगी। और जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो उसको वाटर में पुश कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है, आता है। फिर जब क्या कहते हैं, वाटर को अंदर लेगी, ठीक है, और गिल सील्स से पास कराएगी फोर्सफुली, तो क्या होगा, गिल सील्स के पास बहुत ज्यादा क्या होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो ब्लड वेसल्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी यूज्ड अप होती है वो अब क्या कहती है, वाटर के अंदर दे देती है डिफ्यूजन के थ्रू, और क्या कहते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको वो ले लेते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, कहने कहाँ गया, कहाँ गया, okay. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Fishes will take in water through their mouths and force it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है वाटर के अंदर, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लैंड पे रहने वाले हैं उनसे थोड़ा ज्यादा होता है रेट किसका, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिशेस की बात करें तो फिशेस कहते हैं वाटर लेती हैं अपनी माउथ से और उसको फोर्सफुली पास करते हैं उनके गिल से, ठीक है। तो वहां पर जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है बाय द ब्लड, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, थैंक्स, आगे कल बात करेंगे, ओके, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।